दिस इज विनय विराट। वेलकम टू चरम मंगल। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि विनय जी, केमद्रुम योग क्या होता है? ज्योतिष के अंदर बहुत सारे योग होते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण योग है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग होने से कहते हैं कि व्यक्ति को लाइफ में कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, उसकी लाइफ में कोई ज्यादा रिसोर्सेस नहीं आते हैं, उसको प्रकृति फेवर नहीं करती है। जैसे कहते हैं ना, किसी का लक चार्म अच्छा है, वो कुछ करने जाता है, जहां पे भी हाथ डालता है सोना निकल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि उन्होंने कोई बिजनेस किया, वो फेल हो गया, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, वो फेल हो गया। तो लगातार जब वो बहुत मेहनत और अपनी समझबूझ से कुछ काम करते हैं और उनके बाद में भी उनको सक्सेस नहीं मिलती, और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार से ज़्यादा हो जाता है, तब ऐसे लोग सोचने लग जाते हैं यार हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो ज्योतिष को कंसल्ट करते हैं, तो ज्योतिष कहता है कि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है। अब एक्चुअली केमद्रुम योग क्या होता है मित्रों? केमद्रुम योग कनेक्टेड होता है चंद्रमा से। चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक बताया गया है, ठीक है। अब मन का ये कारक है, तो बाहर की चीजों से इसका क्या लेना देना, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो चंद्रमा मन का कारक है, और आपका मन ही आपकी जो माइंडसेट होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपके जो ग्रेट आइडियाज होते हैं, उन सब का कारक आपका मन है। और अगर आपका मन वीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वीक है, तो यकीन मानिए आप कुछ भी कर ले, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, जब केमद्रुम योग होता है तो ऐसा कहते हैं कि आपकी डेस्टिनी ऐसी है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे कोई आदमी को थोड़ी मेहनत में सक्सेस मिल जाएगी, और अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो आपको बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। अब केमद्रुम योग कैसे होता है? आप जब भी अपना जन्म चक्र खोलेंगे, जिसे आप कुंडली कहते हैं, उस कुंडली के अंदर आपका चंद्रमा जहां पर बैठता है वो होती है आपकी जन्म राशि। जनरली कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो कि भी इसका नाम किस अक्षर पे रखना, तो वो जन्म राशि होती है। और उस जन्म राशि के जो अल्फाबेट होते हैं, उन अल्फाबेट्स के ऊपर आपको नाम रखना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम अपनी जन्म राशि से नाम नहीं रखकर कोई दूसरा राशि पे नाम रखें? मित्रों, अगर आप किसी ज्योतिष को पूछेंगे तो वो आपको यही कहेगा कि आपको आपका नाम जन्म राशि के हिसाब से करना चाहिए। अब होता क्या है, एक उदाहरण पे समझिए। मान लीजिए आपकी जन्म राशि कन्या है, ठीक है, और आपने जन्म राशि पे नाम नहीं रखकर मेष राशि पे नाम रख दिया। मेष राशि जैसे A, इस तरीके से रख लिया। अब होगा क्या कि जो आपकी नाम राशि है वो आपकी जन्म राशि से अष्टम पड़ रही है, 8वें में पड़ रही है। और अष्टम जब भी कोई राशि होती है तो वो एक दूसरे को कट करते हैं। मतलब होगा क्या कि आपकी जन्म राशि आपको कुछ देना चाह रही है, और आपकी नाम राशि जो है वो उसको कट कर रही है। दूसरी तरफ आपकी नाम राशि कुछ आपको देना चाह रही है, आपकी जन्म राशि उसको कट दे रही है। तो हो सकता है, तो लगभग कोशिश कीजिए कि जो जन्म राशि में बालक का जन्म हो, लड़के का लड़की का, उसकी जन्म राशि से उसका नाम रखें। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ और रखना है, तो थोड़ा सा ज्योतिष से कंसल्ट कर लीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस राशि पे आप नाम रखे वो राशि ही आपकी जन्म राशि को कट कर रही हो, वैसा नहीं हो। हम दूसरे पे रख सकते हैं, लेकिन वो एक ज्योतिष बता सकता है कि ये आपके लिए लाभप्रद होगी या नहीं होगी, या ये आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, और आपका नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जी रहा है, आउट ऑफ लाइन है, ऐश मौज कर रहा है, समझिए उसकी तुला राशि है। अब लोग कहते हैं कि इसके अंदर बदलाव आ जाए या ऐसे क्या करें, तो होता क्या है, जब कोई आदमी बहुत लेविश लाइफ लेकर दीक्षा लेता है तो उसके गुरु सबसे पहले करते हैं उसका नाम बदल देते हैं। वो क्या करते हैं, उसका नाम शनि या जुपिटर की राशि जैसे धनु है, मीन है, कुंभ है, मकर है, इन पर रखते हैं। इस पर रखने से क्या होगा कि इसकी राशि पर अब उन ग्रहों का इफेक्ट आएगा। जैसे जुपिटर को हम कहते हैं विजडम का ग्रह, ज्ञान का ग्रह, शनि को हम कहते हैं वैराग्य का ग्रह। तो आपकी नाम राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप क्या नाम यूज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आजकल फैशन ट्रेंड है, बच्चे का नाम किसी पे आ रहा है, हम रख रहे हैं किसी और अल्फाबेट पे है। अब वो आप रखे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपकी जन्म राशि को कट नहीं करे, इसका ध्यान रखिए। चलिए, ये तो हो गया एक क्वेश्चन का जवाब। दूसरा था केमद्रुम योग क्या है। केमद्रुम योग का मतलब है चंद्रमा, जब चंद्रमा के आगे कोई ग्रह नहीं होता और पीछे कोई ग्रह नहीं होता। कहने का मतलब जैसे चंद्रमा आपके दूसरे घर में है, तो ना तो लगन में आपके कोई ग्रह है, ना तीसरे घर में कोई ग्रह है। तो अब ये केमद्रुम योग बन गया। केमद्रुम योग का मतलब ये है कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ना कोई आपके आगे ना कोई पीछे, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। देखिए, लाइफ के अंदर जो भी घटनाक्रम होता है, जो भी सक्सेस हमें मिलती है, उसमें दूसरों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपके पास पैसा है, आप एक मकान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या पैसों से मकान खड़ा हो जाएगा? सोचिए। नहीं, उसके लिए आपको एक आर्किटेक्ट की जरूरत होगी, एक कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत होगी, एक लेबर्स की जरूरत होगी, और भी बहुत ज़्यादा इंटीरियर डेकोरम सबकी जरूरत होगी। ठीक है ना। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है, हमारे जीवन में जो भी सक्सेस आती है, उसमें हमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जब केमद्रुम योग आ जाता है तो होता क्या है कि आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप पूरी मेहनत के लिए तैयार है, आपके आइडिया बिल्कुल सही है, आपने सही दिशा चूज की है, लेकिन जो सपोर्ट आपको चाहिए वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आप 10 चीजें क्रिएट कर देते हैं, लेकिन 2-3 चीजें आपको मिलती नहीं है, जिसके कारण आपके प्लान्स फेल हो जाते हैं, आपके आइडियाज फेल हो जाते हैं। तो केमद्रुम योग का ये असर होता है। तो जिसकी कुंडली में केमद्रुम योग हो गया, क्या वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है? नहीं, हो सकता है। उसके कुछ तरीके हैं। चलिए, एक रेमेडी बता देता हूं। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो आप कुछ ऐसी रेमेडी कीजिए। सबसे पहले, चंद्रमा ग्रह आपकी मां से कनेक्टेड है, आप अपने मां से संबंध मधुर कीजिए। अगर आपकी मां की दुआएं आपके साथ में है तो आपका चंद्रमा का बल जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। और अगर आपकी मां आपसे खुश नहीं है तो भले ही आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो, लेकिन जो आपका प्रेजेंट एक्टिव चंद्रमा है वो बिगड़ जाएगा, वो आपको नेगेटिवली फल देगा। इसके लिए केमद्रुम योग की सबसे बड़ी रेमेडी है, अपनी मां से संबंध मधुर रखे, अपनी मां की सेवा करें और उनकी दुआएं मिले। अगर मां की दुआएं आपके साथ में है तो आपका चंद्रमा बली होकर आपको फल देगा। इसका दूसरा उपाय है, शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर आप जल चढ़ाएं, जो शिवलिंग होता है उस पर जल चढ़ाएं, क्योंकि शिव भगवान को ज्योतिष में चंद्रमा से कनेक्टेड मानते हैं। अब चंद्रमा से शिव कनेक्टेड है, जब आप उनको जल अर्पण करेंगे, श्रद्धा भाव से जल अर्पण करते हैं, तो आपका चंद्रमा सुधरना शुरू हो जाएगा। ये इसकी दूसरी रेमेडी है। अब तीसरी रेमेडी क्या है? मान लीजिए कि आपका चंद्रमा वीक है, तो आप अपने हाथ में कुछ भी चांदी की अंगूठी या चांदी का कड़ा धारण करें। इससे आपका चंद्रमा थोड़ा सा बलिष्ठ होएगा, वो आपको अच्छा फल देगा। इसका चौथा है, आप पानी पीते वक्त सिल्वर की ग्लास या सिल्वर का कोई यूटेंसिल यूज करते हैं तो भी आपका चंद्रमा बली होकर आपको फल देगा। तो मित्रों, ये केमद्रुम योग के कुछ जनरल रेमेडीज हैं जिसे आप कर सकते हैं और ये आपको 100% बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन केमद्रुम के बेसिक चीज को समझे, चंद्रमा आपके फेवर में नहीं है। चंद्रमा आपके फेवर में नहीं है, इसका मतलब आपका मन जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो वीक है। तो सबसे जो बेसिक रेमेडी है वो ये करनी है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों को ज्यादा सोच विचार में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्शन में ज्यादा अपना फोकस करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बैठे बैठे एकदम सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। जब आपके कुंडली में केमद्रुम योग होवे, या जब आपका चंद्रमा नीच का होवे या वीक होवे, या आपका जन्म अमावस से 3 दिन पहले या अमावस के 3 दिन बाद में होवे, ये टिप आप नोट कर लीजिए। आप सोचिए बिल्कुल मत। आप जितना सोचेंगे वो वेस्ट ऑफ टाइम होएगा। आपको इंस्टेंट एक्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कहते हैं ना, सोचने से ज्यादा है कि आप कुछ करिए। वो सोचने का वक्त वेस्ट मत कीजिए, कुछ करिए। सोचने से आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका चंद्रमा आपको फेवर नहीं कर रहा है।